बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का एक और लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। फर्स्ट ईयर की सिलेबस चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स, यानी कि अब हम जा रहे हैं किसके ऊपर? काइनेमेटिक्स के ऊपर जा रहे हैं। ओके, सो समझने की कोशिश करते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है और इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके जी, चलें जी। सो काइनेमेटिक्स से पहले आपने एक चीज समझनी होगी, वो क्या है? दैट इज द मैकेनिक्स। दैट इज व्हाट? मैकेनिक्स। पहले मैकेनिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि मैकेनिक्स क्या होता है। देखें, आप जो कोई भी, अगर आप ट्री हो या कुछ भी हो, उसको आप अगर डिफाइन करना चाहो तो उसकी डिफिनेशन के लिए, आपको डिफाइन करने के लिए कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? रूट से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी अगर हमें ट्री को डिफाइन करना है तो ट्री को हम कहां से डिफाइन करेंगे? उसके रूट से डिफाइन करेंगे। सो काइनेमेटिक्स के रूट कहां पे हैं? इसके रूट है मैकेनिक्स में। अच्छा, आपको पता है कि हम यहां पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है? दैट इज द मैकेनिक्स। दैट इज व्हाट? मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स सिंपली क्या होती है कि मैकेनिक्स इज ए स्टडी ऑफ मोशन। यानी कि मोशन के बारे में स्टडी करने को क्या कहा जाता है? मैकेनिक्स कहा जाता है। यानी कि मोशन के बारे में पढ़ने को मैकेनिक्स कहा जाता है। सिंपली द स्टडी ऑफ मोशन is called as the mechanics. Mechanics is what? Mechanics is a branch of physics. अब इसको कंप्लीट डिफाइन करते हैं कैसे कि मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स is a branch of physics that deals with the study of motion. यानी कि मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है जिसमें मोशन के बारे में पढ़ा जाता है। यहां तक बात क्लियर हो रही है? यानी कि सिंपली मोशन के बारे में, हरकत के बारे में पढ़ने को कहा जाता है मैकेनिक्स। ये फिजिक्स का एक सिंपल ब्रांच होता है। अच्छा, अब यार पे वही बात क्या कि मोशन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा इस पे तो आते हैं। देखें, अगर हम बात करते हैं ना कि हमारे पास ये पूरी यूनिवर्स है, पूरी कायनात है, फिर इस पूरी कायनात में ना बॉडी दो हालतों में मिल सकती है। उसके दो ही स्टेट हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। या तो किस में होगा? रेस्ट में या तो मोशन में होगा। कोई तीसरी हालत नहीं है, कोई तीसरा स्टेट नहीं है। यानी या तो वो रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। ये दो ही स्टेट होंगे किसी भी बॉडी के इस यूनिवर्स के अंदर। और ये बात समझ में? सो अब पहले समझने की कोशिश करते हैं मोशन किसको कहते हैं और रेस्ट किसको कहते हैं। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में इस पे आते हैं। ठीक है? अच्छा, अब यहां पे हमारे पास टर्म आ रहा है, दैट इज द मोशन। दैट इज द मोशन एंड द अनदर टर्म इज द रेस्ट। दूसरा टर्म हमारे पास क्या है? रेस्ट है। मोशन समझ लिया, रेस्ट बहुत आसानी से समझ लेंगे हम लोग। अब मोशन, हरकत क्या होता है? अच्छा, अक्सर बेशतर ना बच्चों से क्वेश्चन करो ना कि पूछो उनसे कि मोशन क्या होता है, तो कहते हैं मोशन हरकत को कहते हैं। अच्छा, हरकत किसको कहते हैं? हरकत मोशन को कहते हैं। यानी कि वाइस वर्सा वाली कहानी चल रही है। तो वो ये समझ रहे होते हैं अपने माइंडसेट में कि ये है ना, वो क्या कहते हैं उसको, बेसिकली क्या है कि एक वर्ड्स मीनिंग की क्लास चल रही है इंग्लिश की। ठीक है, जहां पे आपने वर्ड्स का मीनिंग बता दिया, दैट्स ऑल। नहीं, फिजिक्स में ना मतलब बताना पड़ता है। फिजिक्स में हर चीज का मतलब बताना पड़ता है। मैकेनिक्स या मोशन की बात कर रहे हैं तो मोशन मतलब क्या होता है मोशन का? भाई पहले आपने ये बताना पड़ेगा कि मोशन का मतलब क्या होता है। देखें, मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इफ अ बॉडी changes its position with respect to its surrounding, so then it is said to be the body is in the state of motion. यानी अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन अपने इर्द गिर्द के चीजों के मुकाबले में या उनके हिसाब से, उनके लिहाज से चेंज करे, इसको हम कहते हैं कि बॉडी ने क्या किया? मोशन किया, उसने हरकत किया। लेट सपोज क्या कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है हमारे पास, इसकी लोकेशन है हमारे पास, वो बेसिकली अब लेट से उसकी पोजीशन क्या है हमारे पास? पॉइंट ए। क्या लोकेशन है? पॉइंट ए। यानी द बॉडी इज इन द पोजीशन ऑफ पॉइंट ए। यानी कि वो किस पोजीशन पर है? वो पॉइंट ए पर है। एग्जैक्टली पोजीशन ऑफ पॉइंट ए। ओके, और दूसरा मेरे पास पॉइंट क्या आ रहा है? पॉइंट बी आ रहा है। अब ये वाली ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हमारे पास अभी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है ए। अब क्या हुआ कि इसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए से चेंज होकर कहां चली गई? यानी इसकी पोजीशन ए से चेंज होकर कहां चली गई? बी पे।
यानी इसकी पोजीशन पहले ए पे थी, अब कहां चली गई, बी के ऊपर चली गई। तो बॉडी की पोजीशन ए पे और अब कहां चली गई, बी पे चली गई। तो हम क्या कहेंगे कि इस बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की, पहले ए से कहां चला गया, बी पे चला गया। तो इस बॉडी ने, इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज की ए से बी की तरफ, और किसके लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से। सराउंडिंग कौन है, एक मैं और एक आप जो देख रहे हो इसको। तो आप इसे क्या, सराउंडिंग हो। तो इसने अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, सिंपली मोशन कर दिया। इसे सिंपली क्या कर दिया, मोशन कर दिया। अब जैसे अगर आप देख रहे हो तो कि एक बस है किसी रोड पे जा रही है, एक बस एक रोड पे जा रही है, अब वो बस उस रोड पे जा रही है, ओके, आप इसको देख रहे हो, आप उसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। अब आप उस बस को देख रहे हो, वो उस रोड पे जा रही है, अब वो बस क्या कर रही है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है आपके लिहाज से। क्या आप उसको देख रहे हो तो आपके लिहाज से वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बस क्या कर रहा है, बस हरकत कर रहा है, मोशन कर रहा है। अरे बस में नहीं, यानी कि इफ अ बॉडी चेंजेस, मैं इसमें डीप नहीं जा रहा हूं, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। यानी अगर बॉडी अपनी इर्द गिर्द की चीजों के हिसाब से अपने सराउंडिंग अब सराउंडिंग की मीनिंग समझ लो, इर्द गिर्द यानी सराउंडिंग के लिहाज से अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे तो उसमें मतलब हम कहते हैं कि उस बॉडी ने क्या कर दिया, उसने मोशन किया। और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो इसका मतलब उस बॉडी किस स्टेट में, किस हालत में, रेस्ट में। मिसाल के तौर पर अब यही सेम ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर है, ठीक है, और ये रेस्ट में, और ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, इधर उधर नहीं जा रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बॉडी किस हालत में, ये रेस्ट की हालत में। किसके लिहाज से इसलिए पोजीशन चेंज नहीं की, सराउंडिंग के लिहाज से। और ये बात समझ में नहीं, तो सराउंडिंग सही के जो मोशन है, मोशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका सराउंडिंग, बॉडी का सराउंडिंग इंपॉर्टेंट होता है। खैर, तो हम बात कर रहे हैं मैकेनिक्स की। सो मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। सिंपली मोशन के बारे में स्टडी करने को क्या कहेंगे, मैकेनिक्स कहेंगे। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं, वो मजे की बात ये है कि हमारे एक टीचर थे, अब वो दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको उनकी मगफिरत करे। तो अब मेरे वो टीचर ना हमेशा एक बात कहा करते थे कि जहां भी मोशन है वहां मैकेनिक्स है, जहां मोशन है वहां क्या है, मैकेनिक्स है, और जहां मैकेनिक्स है वहां न्यूटन है, जहां मैकेनिक्स है वहां न्यूटन है। अब न्यूटन जानते तो इसको बड़े अच्छे से, ये न्यूटन कौन है, इस पे तो हम बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में, और इस पे इसकी लॉज वगैरह भी आएंगे, उसको भी पढ़ेंगे। तो खैर, मैंने वो सेंटेंस बता दिया जिनकी तकिया कलाम होती थी कि जब भी वो हमें मोशन या मैकेनिक्स पढ़ाते थे तो हमेशा ही बात करते थे कि जहां पे मोशन है वहां मैकेनिक्स है, और जहां मैकेनिक्स है वहां न्यूटन है। तो ये सेंटेंस वो हमेशा कहा करते थे, तो मुझे याद आ गया। खैर, तो अब इस मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं। एक ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं काइनेमैटिक्स, एक ब्रांच होती है जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेमैटिक्स कहते हैं। और इसकी एक और ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं डायनामिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक्स। यानी एक मैकेनिक्स है और एक क्या होती है, डायनामिक्स होती है। अच्छा, सॉरी, मैकेनिक्स की एक ब्रांच काइनेमैटिक्स होती है और दूसरी डायनामिक्स होती है। अच्छा, अब काइनेमैटिक्स क्या होती है, यानी काइनेमैटिक्स क्या है कि वो उस मोशन की स्टडी, यानी कि ऐसा मोशन कि जो बॉडी मोशन कर रही है, हरकत कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स, then the body that particular body's motion is studied in the kinematics। यानी उस ऑब्जेक्ट, उस बॉडी की मोशन को हम कहां स्टडी करेंगे, काइनेमैटिक्स के अंदर, कि जिसकी मोशन बगैर किसी इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स के हो, बगैर बहुत फोर्स के बात किए, तो उसकी जो मोशन की स्टडी होगी वो कहां पे होगी, काइनेमैटिक्स। यानी कि मोशन द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। काइनेमैटिक्स क्या होती है, आई रिपीट, काइनेमैटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। यानी कि मोशन के बारे में स्टडी करना विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, यानी बगैर फोर्स के इन्फ्लुएंस के उस बॉडी की मोशन की स्टडी करने को कहा जाता है काइनेमैटिक्स। सिंपली डायनामिक्स इसका उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है। कैसे, द स्टडी, डायनामिक्स की बात करो,
द स्टडी ऑफ मोशन विद इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, यानी बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, द स्टडी ऑफ मोशन बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स इज स्टडीड इन डायनामिक्स। उसको कहां पढ़ा जाएगा? डायनामिक्स के अंदर पढ़ा जाएगा, यानी कि जहां पे मोशन हो रही है फोर्स के इन्फ्लुएंस से। आई बात समझ में आ रही? यानी मैकेनिक्स branch of physics that deals with the study of motion, kinematics the branch of mechanics that deals with the study of motion without influence of force, and dynamics is also a branch of mechanics that deals with the study of motion by the influence of force। तो ये मैकेनिक्स इसका रूट होता है। खैर, अब जो हमारी बात हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है? काइनेमेटिक्स के ऊपर हो रही है। अब काइनेमेटिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? काइनेमेटिक्स की स्टडी कर रहे हैं। सो काइनेमेटिक्स के स्टडी के अंदर, जब हम काइनेमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो काइनेमेटिक्स के स्टडी के अंदर हमें कुछ चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि होती है हमारे पास, उसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहा जाता है उनको? फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ याद आ रहा है फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर? मेजरमेंट चैप्टर, उसमें मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था। क्या कि फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहा जाता है? उन क्वांटिटीज को, जी वही जो समझ रहे हैं आप। क्या कि उन क्वांटिटीज, वो कैसे क्वांटिटीज जिनकी पैमाइश या जिनकी मेजरमेंट होती है, उन क्वांटिटीज को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। उनको क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि जिनकी क्या होती है? मेजरमेंट होती है, उन क्वांटिटीज को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। और मेजरमेंट किन क्वांटिटीज की होती है? जिनका एक पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक यूनिट होता है, तो उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है, और उन्हीं की मेजरमेंट होती है, और उन्हीं को बेसिकली का हमारे पास जो है वो हम लोग यहां पे नाम देंगे क्या? फिजिकल क्वांटिटीज का। और फिजिकल क्वांटिटीज, जब फिजिकल क्वांटिटीज, मैं इस पर डिटेल पे नहीं जा रहा, डिटेल पे लेक्चर रिकॉर्डेड है। फिजिकल क्वांटिटीज की जब हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और एक हमारे पास होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एक मजे की बात बताऊं, क्या कि फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ते हैं वो सारे क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। फिजिक्स में हम जितने भी क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे ना, वो सब क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, लेकिन स्टिल हम उनको फिजिक्स में स्टडी करेंगे। जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन तब भी इसको हम कहां स्टडी कर रहे हैं? फिजिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा इफिशिएंसी का भी कोई पार्टिकुलर यूनिट नहीं होता, स्टिल हम उसको कहां स्टडी कर रहे हैं? फिजिक्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज ही हो, उनको हम कहां स्टडी करेंगे? फिजिक्स में स्टडी करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, लेकिन उनकी स्टडी की जाती है कहां पे? फिजिक्स में। खैर, तो फिजिकल क्वांटिटीज की मैंने बात करी, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर और एक क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वो कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि डेफिनेशन पे आते हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, आई रिपीट, क्या? दोज फिजिकल, ये दो टाइप इसके टाइप होते हैं, तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely specified or defined, बल्कि स्पेसिफाइड के लिए हम डिफाइन का वर्ड यूज करेंगे। completely defined by magnitude and unit only, are called as the स्केलर क्वांटिटीज। यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो जिनको हमें कंप्लीट डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट, यानी क्या? मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत हो। क्या? मैग्नीट्यूड और यूनिट, सिर्फ इनकी जरूरत पड़े, तो इस किस्म के फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। इनको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज, लेट से अगर हम बात कर दें कि हमारे पास क्या है कि किसी भी बॉडी का जो है वो मास है, किसी भी बॉडी का क्या है? मास है। तो अब किसी भी बॉडी का मास हो गया, या हम कहते हैं टाइम है,
मास हो गया, टाइम हो गया, अच्छा आगे हम कुछ क्वांटिटीज पढ़ेंगे, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस मैट्रिक में तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ओके। लेकिन डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और इसके अलावा वर्क हो गया, तो पावर हो गया, तो ये सब क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि इनको डिफाइन करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है, दो चीजों की, मैग्नीट्यूड और यूनिट। जब हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़े, ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहा जाता है इनको? स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। और वेक्टर क्वांटिटीज बिल्कुल इसमें थोड़ी सी सिर्फ एडिशन है, बिल्कुल सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या होगी, एडिशन होगी। खैर, अब वेक्टर क्वांटिटीज के लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं कि ये क्या है हमारे पास, इनको थोड़ा सा मिटा देता हूं, ओके। तो अब मैं आ रहा हूं किस चीज के ऊपर, वेक्टर के ऊपर आता हूं। तो वेक्टर और इसको थोड़े दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि स्केलर हो गया हमारे पास और दूसरे क्या है, वेक्टर्स है। खैर, अब स्केलर क्या होती है, हमने कहा कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़ती हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल टाइम, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? देखो, अभी आपसे कोई अगर टाइम पूछता है तो आप क्या कहते हो कि टाइम क्या हो रहा है, मतलब आप कहोगे भी 5 मिनट गुजर गए 10 बजने को, या 6 घंटे गुजर गए फिलहाल बजने को, ओके। या आप कहते हो कि भी 10:15 हो रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, आप ऐसे ही कहते हो ना। आप ये ऐसा तो नहीं कहते हो कि भाई जैसे कि हमारे पास क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कहते हो कि 15 मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट मतलब क्या हुआ कि 15 और मिनट, 15 मिनट। अब ये 15 क्या है, 15 कहलाता है हमारे पास मैग्नीट्यूड। 15 क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिसका उर्दू क्या होता है, अददी कीमत, तो ये मैग्नीट्यूड है 15। और ये मिनट जो आपने कहा, ये क्या है, ये यूनिट है। ये क्या है, यूनिट है। और ये स्पेसिफिक है, सिर्फ टाइम का ही मिनट होता है, टाइम को ही मिनट में मेजर करते हैं। और जिस तरीके से हमारे पास क्या है, किसी बॉडी का मास है, वो हम कहते हैं उसका मास कितना है, 5 kg का मास है। कितने का मास आ रहा है, 5 kg का मास आ रहा है। तो 5 kg का मास हमने कहा, तो 5 मैग्नीट्यूड हो गया, kg क्या हो गया, यूनिट। आप एक चीज देख रहे हो कि इनको डिफाइन करने के लिए मुझे इससे दो चीजों की जरूरत पड़ रही है। क्या? एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। तो जहां पे जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़े, उनको कहा जाएगा स्केलर क्वांटिटीज। और वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन पे आते हैं, क्या कि those physical quantities, I repeat, क्या those physical quantities, एक और टाइप है ना, so those physical quantities which can be completely defined by magnitude, unit and direction, तो दे आर कॉल्ड एज दी वेक्टर क्वांटिटी। यानी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली डिफाइन किया जाता है बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। यानी अब यहां पे क्या हो गया, हमारे पास तीन चीजें आ गई। क्या क्या आ गई? मैग्नीट्यूड आ गया, यूनिट आ गया और डायरेक्शन आ गया। मैग्नीट्यूड का ई यहां से शार्ट है, गायब है, तो मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट हो गया और क्या हो गई हमारे पास, डायरेक्शन हो गई। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती हो, तो उसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज के हमारे पास क्या एग्जांपल्स होंगे, जैसे कि फोर्स या वेट भी फोर्स है, ओके। फोर्स हो गया, वो वेक्टर है। वेलोसिटी हो गया, वेक्टर है। एक्सेलरेशन हो गया, वेक्टर है। टॉर्क हो गया, वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास एक वेक्टर है, ओके। तो यानी कि हमारे पास क्या है कि ये सारे हमारे पास आते हैं कि वेक्टर्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती हो, उनको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। बात समझ में आ रही है? आप वेक्टर क्वांटिटीज के अब हमने बात की, तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज में जिनमें मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे आप बोलते 15 मिनट गुजर गए, कितने गुजर गए, 15 मिनट। आप ये तो नहीं कहते ना 15 मिनट ये इस तरफ, ऐसा तो नहीं कहते 15 मिनट उस तरफ, ऐसा तो नहीं कहते हो ना। आप क्या कहते हो, सिंपली 15 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको यहां पे इसको डिफाइन करने के लिए, कंप्लीट डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, 15 मिनट, मैग्नीट्यूड, यूनिट। 15 मिनट यानी कि मैग्नीट्यूड और
unit, 15 minutes, magnitude unit, but you don't need any sort of direction to define this quantity. आपको इसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अब अगर मैं कहता हूं किसी भी बॉडी का वजन है, उसका वेट है 5 न्यूटन, कितना है? 5 न्यूटन का वजन है। आप कहते हो कि यार इसमें तो डायरेक्शन की तो जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। देखो, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये हो गया इसका यूनिट। अब तीसरी बात हो गई डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होता है? हमें एक बात पता है कि वेट, वजन का डायरेक्शन हमेशा कहां होता है? जमीन की तरफ होता है, टू द सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब डायरेक्शन है, यहां पे डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज व्हाट, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है हमारे पास? ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गए और ये हमारे पास क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल्स भी हमने दे दिए, तो यहां तक इस लेक्चर को रोक देते हैं। याद रखिएगा, नेक्स्ट जो लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगी वो वेक्टर के ऊपर होंगी, क्योंकि वेक्टर को आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से डिटेल में डिफाइन किया गया है। एक एक चीज को जो है वो डिस्क्रिप्शन के साथ डिफाइन किया गया है। तो आगे जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो सब इसी चीजों के ऊपर होगी। चलिए जी, यहां तक इसको रोक देते हैं, फिर बकिया नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।